रीइंकार्नेशन इफ कोल्ड ब्लडेड क्वीन एपिसोड 32। वहीं रूही अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, डैड मुझे तो बस उस लड़की को सबके सामने बेइज्जती होते देख बुरा लगा, इसलिए बोली मैं नियति को गलत नहीं कह रही हूँ। तभी विपुल जी ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोले, तुम खुद पर ध्यान दो, तुम्हें नियति क्या करती है इसमें दोष निकालने की जरूरत नहीं है। अब आगे वो जो भी करती है सब कुछ सोच समझ कर करती है। वो कोई आम लड़की नहीं है जिसकी कोई भी आकर इंसल्ट करके चला जाए और वो कुछ भी ना कहकर बस चुपचाप देखती रहे। विपुल जी का भाव इस वक्त बहुत सख्त था, जिस वजह से आज पहली बार रूही को अपने डैड से सच में डर लग रहा था। वहीं शिखा जी को भी रूही पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। हर बात पर रूही क्यों बीच में आ जाती थी, क्यों वो हर बात में नियति की ही गलतियां निकालने को तैयार रहती थी। जितना उन्हें रूही पर गुस्सा आ रहा था उतना ही इस वक्त खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। ये सब उनकी ही गलत ही है, शायद उन्होंने ही रूही को कुछ ज्यादा ही लाड प्यार देकर बड़ा किया है। वो गंभीर भाव से बोली, रूही मुझे अब नियति के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना है। नियति तुम्हारी छोटी बहन है, तुम उसकी ही गलती कैसे निकाल सकती हो जबकि गलती सामने वाली लड़की की है। अगर वो नियति की और उसकी दोस्तों की बेइज्जती नहीं करती तो क्या नियति उसे सबके सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने के लिए कहती। उनकी बात सुनकर रूही और नेहा दोनों ही हैरान हो गए। रूही को तो इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या उसकी मॉम भी अब उसके डैड और अमृत भाई की तरह उससे दूर हो रही है? नहीं नहीं, वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। उसकी मोम और डैड भाई सब उसके फैमिली हैं। वो उन सब की छोटी प्रिंसेस थी और आगे भी हमेशा रहेगी। वो कभी भी नियति को अपनी जगह नहीं लेने देगी, चाहे उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। इस वक्त उसे रोना भी आ रहा था, कैसे उसकी मोम उस नियति के साइड ले सकती हैं। वो सोचने लगी कि वो ऐसा क्या करे कि उसकी मोम फिर से नियति को छोड़कर सिर्फ उससे ही प्यार करे। उसने आंखों में आंसू लिए अपनी मोम को देखा और बोली, मैं समझ गई मोम, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। अगर आपको और डैड को पसंद नहीं है कि मैं कुछ भी कहूं तो फिर आगे से मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं हमेशा चुप ही रहूंगी। मैं बस अपनी छोटी बहन को गलत करते हुए नहीं देख पाई, इसलिए मैंने कुछ भी कह दिया। आप मेरी बात को सीरियसली मत लीजिए। इतना कहकर वो रोते हुए सोफे से खड़ी हो गई और वहां से भागते हुए चली गई। उसे इस तरह से रोते हुए भाग कर जाते देखकर विपुल जी और सीखा जी को लगा कहीं उन्होंने रूही को कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना। अर्जित को भी अपनी मोम और डैड की बातें अच्छी नहीं लगी थी। रूही तो बस नियति के बारे में थोड़ा ही बोली क्योंकि शायद उसे उस लड़की के लिए बुरा लग रहा था। उसके मोम और डैड को क्या जरूरत थी इतना गुस्सा होने की और उसकी प्रिंसेस को इतना सब कुछ सुनाने की। शिखा जी को थोड़ा बुरा तो लगा था, रूही को उन्होंने बचपन से पाला था और उन्होंने उसे पहले कभी नहीं डांटा था। उन्हें पता था उनके डांटने की वजह से रूही को जरूर थोड़ा बुरा लगा होगा, इसलिए वो रो रही है। पर वो रूही को मनाने के लिए उसके पीछे नहीं गई। अब उन्हें रूही की रोने से एक अजीब सी चीड़ होती थी। पहले जब भी रूही रोती थी तो शिखा जी को बहुत बुरा लगता था, वो कैसे भी करके रूही को मनाने लगती थी। पर अब तो उन्हें रूही की रोने से ही सबसे ज्यादा गुस्सा आता था। नियति रूही से कितनी छोटी है, बचपन से उसने कितना कुछ सहा है, पर उन्होंने नियति को यहाँ आने के बाद से कभी रोते हुए नहीं देखा है, जबकि उनकी बच्ची ने तो सबसे ज्यादा सफर किया है। उन्हें खुद नहीं पता था कि उनके दिल में धीरे धीरे गुस्सा और नफरत भरता जा रहा था। नेहा सोफे से उठकर खड़ी हो गई और बोली, मैं रूही को देखती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। वहीं अर्जित सोफे पर बैठकर अपने फोन में फिर लाइव देखने लगा और जब उसने देखा कि कैसे लोग उसकी बहन के बारे में कमेंट कर रहे हैं तो उसे गुस्सा आने लगा, क्योंकि सब उसकी बहन के पीछे पड़े हुए थे। कमेंट सेक्शन में इस वक्त तहलका मचा हुआ था। नियति की फेस देखने के बाद सब जैसे पागल हो गए थे। कोई उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज कर रहा था तो कोई उसे शादी करने को कह रहा था तो कोई अपने बेटे के लिए उसे बहू बनाना चाहता था और एड्रेस ढूंढकर उसकी घरवालों से हाथ मांगना चाहता था। हाय मेरी गोडेस निया कितनी ज्यादा खूबसूरत है, मेरी तो नजर ही नहीं है रही है। मैं इस क्लिप को अब तक 100 बार देख चुका हूँ। मिस मिया को देखकर तो मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी दिल की रानी मिल चुकी है। प्लीज गोडेस निया, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट करो। मैं आपकी कदमों में दुनिया की सारी खुशियाँ लाकर रख दूंगा। मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ गोडेस निया, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। आपको देखकर मेरे दिल में गिटार बजाने लगी है। मुझे लगता है आप ही मेरे लिए बनी हो, इसलिए आज तक कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं आई। मैंने आज तक इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। ये उन शो केस मॉडल और एक्ट्रेस मिस वर्ल्ड सभी ज्यादा खूबसूरत हैं।
वही तो मैं सोचूं, हमारी रेसिंग गोडेस निया अपनी फेस को हमेशा मास्क से कर करके क्यों रखती है। आज मुझे इसका रीजन पता चल गया। क्योंकि हमारी रेसिंग गोडेस निया दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। अगर वो पहले अपनी चेहरा दिखा देती तो क्या अब तक उनके पीछे लड़कों की लाइन नहीं लगी होती। है भगवान, हमारी गोडेस निया कितनी साल की है, 16 या 17 साल की, फिर भी कितनी अच्छी रेसिंग करती है। सच में हमारी गोडेस तो ब्यूटी विद ब्रेन प्लस पावर है। मैंने आज तक ऐसी लड़की कभी नहीं देखी है जो इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी ड्राइव करती हो। प्लीज क्या कोई मुझे मेरी गोडेस की एड्रेस दे सकता है। मैं अपनी गोडेस को प्रपोज करने जाना चाहता हूँ। मैं भीख मांगता हूँ, एटलीस्ट कोई नंबर तो दे दीजिए। ये लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है, क्या कोई बता सकता है कि यह प्यारी बच्ची किस खानदान से बिलोंग करती है। मैं अपने बेटे के लिए इस बच्ची की हाथ मांगना चाहती हूँ। मेरे बेटे का कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो पूरे एशिया में टॉप पर है। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है अपने बेटे के लिए। मेरे बेटे को रेसिंग भी पसंद है। वो अभी सिर्फ 24 साल का है, पर मैं जल्द से जल्द इस बच्ची से अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ। मेरा बेटा भी 25-26 साल का है और वो एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। मैं सच में इस बच्ची को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। क्या प्लीज कोई मुझे इस बच्ची के बारे में और कुछ बता सकता है इसकी नाम के अलावा। मुझे भी ये बच्ची बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, पर मुझे लगता है उसकी एक बॉयफ्रेंड है। देखा नहीं कैसे उस लड़के ने उस प्यारी बच्ची को गोद में उठाकर लेकर चला गया। फिर भी अगर वो उस लड़के को छोड़कर मेरे बेटे से शादी करना चाहेगी तो भी मैं इस बात से राजी हूँ। मुझे बस अपनी क्यूट सी बहू चाहिए। मेरा बेटा 2 लॉजिस्टिक कंपनी चलाता है और देखने में भी बहुत हैंडसम है। उसके पास पैसों की कमी नहीं है। तुम बहुत खुश रहोगी मेरी होने वाली बहू। बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ, आजकल तो कितनी जल्दी डाइवोर्स भी हो जाता है, तो ब्रेकअप भी तो हो सकता है। मेरा बेटा भी बहुत हैंडसम और कैपेबल है और खुद का बिजनेस चलता है। अगर ये बच्ची मेरे बेटे को पसंद कर ले तो मैं उन दोनों की जरूर शादी करवा दूंगा। तुम्हारी बॉयफ्रेंड से भी मेरा बेटा अच्छे से ट्रीट करेगा बच्ची। पूरे इंटरनेट पर इस तरह से मैसेज आ रहा था और इस वक्त और अर्जित और बाकी सब भी इस कमेंट्स को देख रहे थे और गुस्से में थे। क्या उन्हें लगता है उनकी बेटी नियति कोई ऐसी लड़की है जिसे ये पैसों के दम पर अपनी बहू बना सकते हैं। उनकी बेटी के पास खुद इतनी प्रॉपर्टी है कि वो 10 देश की इकोनॉमी को अकेली ही संभाल सकती है। और जिससे उसकी शादी हो रही है वो प्रखर रायजादा है, दुनिया का सबसे रिच और हैंडसम इंसान। वहीं दूसरी तरफ यही हाल इस वक्त रायजादा फैमिली में भी था। सोशल मीडिया में अपनी बहू के लिए इतनी सारी प्रपोजल देखकर उन्हें इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। इन लोगों की इतनी हिम्मत कि ये लोग उनकी बहू को उनसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वो को पैसों के बारे में बताकर कि उनका बेटा कितना पैसा कमाता है, कितनी कंपनी चलाता है और कितना हैंडसम है। और तो और बहुत सारे लड़के खुद भी उनकी बहू को प्रपोज कर रहे थे। उनकी बहू की फेस रिवील होते ही इतने लोग उनकी बहू के पीछे पड़ गए हैं और उनसे उनकी बहू को छीनना चाहते हैं। नहीं, उनकी बहू को उनसे कोई नहीं छीन सकता है। उन्हें कुछ करना होगा। उन्हें जल्द से जल्द अपने नालायक बेटे को लाइन में लाना होगा और जितनी जल्दी हो सके उन दोनों की शादी करवा देनी होगी। दादी माँ बोली, जल्दी उस नालायक को फोन करो। अब पता नहीं कितने लोग मेरी पोता बहू के पीछे पड़ जाएंगे उसे शादी करने के लिए, उसे अपनी घर की बहू बनाने के लिए। बोलो उसे जल्दी हमारी बच्ची को लेकर वापस आ जाए। अंकिता जी ने जल्दी से प्रखर को कॉल किया पर प्रखर ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया, जिस वजह से उन्हें इस वक्त अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या होगा अगर ये सब हमारी बहू को लेकर सीरियस हो जाए और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। और क्या होगा अगर हमारी बच्ची को आपने एज या फिर आपने से थोड़ा बड़ा लड़का पसंद आ जाए। आजकल तो सब आपने एज के हिसाब से 1-2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल बड़े लड़के से ही शादी करते हैं। पर प्रखर तो हमारी बच्ची से कितना बड़ा है। हमारी बच्ची अभी सिर्फ 18 साल की हुई है और प्रखर ऑलरेडी 29 साल का है, पूरे 11 साल बड़ा है वो नियति बच्ची से। अंकिता जी की बातें सुनकर बाकी सब सच में डर गए। अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेंगे। उनकी बहू किसी और की बहू बन जाएगी। नहीं नहीं, वो अपनी बहू को ऐसे कैसे किसी और को दे दे। अगर उनकी नियति बच्ची ने शादी से मना कर दिया तो उन्हें अपनी नियति बच्ची जैसी बहू और कहाँ मिल सकती है। कभी नहीं, नियति से अच्छी बहू उन्हें कभी नहीं मिल सकती है। इसलिए उन्हें अपने नालायक बेटे पर और भी प्रेशर देना होगा ताकि वो और अच्छे से उनकी बहू को ट्रीट करे और कोई भी शिकायत का मौका ना दे। और जितनी जल्दी हो सके उनकी बहू से शादी कर ले। वो फिर से प्रखर को कॉल करने लगी। वही प्रखर इस वक्त नियति को कपड़े चेंज करवा रहा था। नियति इस वक्त बिल्कुल शांत थी, जो भी प्रखर कर रहा था उसे करने दे रही थी। वो इस वक्त सच में आहिर को पीटना चाहती थी।
उसने प्रखर को गले से लगा लिया और उसकी चेस्ट में अपना सिर रख दिया। प्रखर ने उसकी सिर को प्यार से सहलाया और उसे नॉर्मल कपड़े पहना दिया। वो भी जानता था कि उसकी बनी कभी अपनी फेस रिवील नहीं करती है, इसके पीछे रीजन होगा। जैसे वो भी कभी अपनी फेस दुनिया के सामने रिवील नहीं करता था। दोनों वहां से बाहर आ गए। सुमन जल्दी नियति के पास आई और बोली, तुम ठीक हो ना नीयू? नियति ने हाँ में सिर हिला दिया तो सुमन ने राहत की सांस ली। तभी खुशी आकर बोली, डोंट वरी, मैंने ऑर्गेनाइजर को कह दिया है वो उस पार्ट को इरेज कर दे जहां पर तुम्हारी फेस रिवील हुआ था, और मैं बाकी फुटेज इंटरनेट से हटा दूंगी। कोई भी तो उसे ऐसे भी डाउनलोड नहीं कर सकता क्योंकि वो लाइव था। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी कियान भी आकर अपनी मम्मी की पैरों को गले से लगा लिया। नियति ने उसे गोद में उठा लिया तो कियान उसकी गाल पर हाथ रख के प्यार से बोला, आप ठीक हो मम्मी? डोंट वरी, आप जिसे कहीं कियान उन्हें सजा देगा। उसकी बात सुनकर नियति की चेहरे पर स्माइल आ गई। नियति ने देखा रूम में सिर्फ खुशी, सुमन और कियान थे, बाकी सब बाहर थे शायद। तभी प्रखर का फोन फिर से रिंग करने लगा। प्रखर ने देखा उसकी मोम की कॉल है तो उसने कॉल उठा लिया। नियति कियान को लेकर सोफे पर बैठ गई और पूछा, प्रमित भाई कहाँ है? पता करो वो भाई की कौन सा दोस्त है। सुमन ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से बाहर चली गई खुशी के साथ। कुछ देर बाद प्रखर ने फोन रखा और देखा कियान अपनी मम्मी की गाल पर किस करके उसकी सिर को सहला रहा है। प्रखर की दांत किटकिटा रहे थे। ये छोटा चूहा एक भी मौका नहीं छोड़ता था उसकी बीबी के पास आने का। उसने फोन देखा, उसकी मोम ने जो कहा उसे सुनकर तो उसका खून खौल रहा था। वो बैठ गया और सोशल मीडिया देखने लगा जहां लाइव सेक्शन में कमेंट्स की भरमार थी और हर कोई उसकी बनी को उससे छीनने के पीछे पड़ा हुआ था। लाखों लड़के उसकी बीबी को इंटरनेट पर गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज कर रहे थे, तो कोई शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। कुछ लोग अपने बेटे के लिए उससे शादी करवाने के लिए उसकी बनी का हाथ मांग रहे थे। ये सब देखकर प्रखर का दिमाग खराब होने लगा था। वो पूरी तरह से पागल होने लगा था। ये सब देखकर उसका मन कर रहा था वो अभी जाकर इन सब की जान ले ले। इन सब की हिम्मत कैसे हुई उसकी बनी को अपनी गर्लफ्रेंड, बीबी या फिर बहू बनाने के बारे में सोचने की भी? उसकी बनी सिर्फ उसकी थी, वो कभी किसी और की नहीं हो सकती थी। ना ही वो अपनी बनी को कभी किसी का होने देगा। उसने सोच लिया था यहाँ से जाते ही वो अपनी बनी से शादी कर लेगा, वरना पता नहीं कितने लोग और उसकी बनी को उससे छीनने की कोशिश करेंगे। नियति उसे इतने गुस्से में देखकर समझ गई। उस लाइव वीडियो की वजह से ही इस वक्त उसके मिस्टर रायजादा इतने ज्यादा गुस्से में हैं। नियति ने प्रखर के हाथ पर हाथ रख दिया। कियान भी अपने डैड के फोन में मैसेज देखने लगा और गुस्से से बोला, ये सब मेरी मम्मी को मुझसे छीनना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी मम्मी तो सिर्फ मेरी है ना। कियान ने कसकर नियति को गले से लगा लिया और बोला, डैड आप जल्दी से मम्मी से शादी कर लीजिए, आप तो कछुए से भी स्लो हैं। अगर मेरी मम्मी को कोई और ले गया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर प्रखर ने उसे घूर कर देखा। एक तो उसे गुस्सा आ रहा था इस वक्त क्योंकि उसकी बीबी के पीछे इतने लोग पागल हो रहे थे, और ये चिरकुट उसे ही धमकी दे रहा है। क्या इसे अपनी मम्मी को इस वक्त प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? कियान ने नियति को देखा और बोला, मम्मी आप कियान को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी ना? मैं प्रॉमिस करता हूँ डैड, और आज से आपकी सारी बात मानेंगे। डैड आपको और भी अच्छे से ट्रीट करेंगे और डैड अपनी सारी प्रॉपर्टी भी आपके नाम पर कर देंगे। डैड के सारे क्रेडिट कार्ड्स भी आपको दे देंगे। इतना कहकर उसने अपने डैड को देखा और बोला, है ना डैड? उसकी बात सुनकर प्रखर चीड़ गया। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी बीबी को सब कुछ देने। वो तो अपनी जान भी अपनी बीबी को दे सकता था, पर लग रहा था जैसे ये पिद्दी सारा क्रेडिट लेना चाहता है। नियति उन दोनों बाप बेटे को देखकर हंसने लगी और बोली, वैसे भी मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम्हारी मोम के पास बहुत प्रॉपर्टी है, मुझे तुम्हारे डैड की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए कियान बेटा। उसकी बात सुनकर कियान दिल ही दिल में खुश हो गया। उसने उन सभी ख्याल को झटक दिया कि उसकी मम्मी कभी उसे छोड़कर जा सकती है। उसका मन कर रहा था अभी सबको चिल्ला चिल्ला कर बता दे कि उसकी मम्मी ने कहा है वो उसे और डैड को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वो तो आपने डैड और मम्मी की फोटो को सोशल मीडिया में भी डालना चाहती थी आपने डैड के साथ, और उन सबको वार्निंग देना चाहती थी कि अगर किसी ने उसकी मोम की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो वो और उसके डैड उसे छोड़ेंगे नहीं। वो तो उन सबको जिंदा ब्लैक और किंग या फिर बाकी वाइल्ड एनिमल के सामने फेंक देंगे। प्रखर गुस्से में था। वो नियति और कियान को लेकर वहां से बाहर चला गया। वहीं जैसे ही वो तीनों बाहर आए, बाहर सब लॉन्च में बैठे हुए थे और दादाजी दादी माँ रूम में थे।
रोहित, सुमन और खुशी ने परेशान होकर नियति को देखा और तीनों उसके पास आ गए, बाकी सब भी आ गए। नियति ने सबको देखा और हमेशा की तरह कोल्ड आवाज में बोली, चलिए सब विला चलते हैं, हम आज ही इंडिया वापस चले जाएंगे। इंडिया उसकी टेरिटरी थी, यहाँ पर उसके ज्यादा लोग नहीं थे और इस वक्त लगभग पूरा फैमिली सब उसके पास थे। वो किसी को भी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। सब और 2-4 दिन रुककर घूमना तो चाहते थे, पर वो समझ रहे थे शायद नियति को यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम है, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। जय दादाजी और दादी माँ को बुलाने के लिए चला गया। उन दोनों के आने के बाद सब वहां से निकल गए। वहीं जैसे ही वो लॉन्च से बाहर आए, नियति के सामने कोई आकर खड़ा हो गया। उस लड़के को देखकर प्रखर का तो खून खौल रहा था। सब कुछ इस लड़के की वजह से ही हो रहा था, क्योंकि ये कोई और नहीं आहिर था जो इस वक्त नियति के सामने खड़ा था। नियति ने गुस्से से दांत पीस लिया, और ये लड़का नहीं होता तो दुनिया के सामने उसका चेहरा आता ही नहीं और ना ही उसे इतनी परेशानी होती। हेलो मिस निया, क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? आहिर की होंठों पर इस वक्त स्माइल थी, जो नियति को और भी गुस्सा दिला रहा था। तभी प्रमित नियति के साइड आ गया और बोला, मेरी प्रिंसेस बकवास लोगों से बात नहीं करती है। मिस्टर आहिर रंधावा, तुम्हें जो प्रॉब्लम क्रिएट करना था तुम कर चुके हो। अगर अब फिर से तुम मेरी बहन के सामने आए तो मैं तुम्हें वार्न नहीं करूंगा और ना ही ये देखूंगा कि तुम कभी मेरे सो कॉल दोस्त थे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी बात सुनकर आहिर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मुझे भी तुम्हें दोस्त मानने का कोई शौक नहीं है, धोखेबाज कहीं का। पर तुम्हें ये भी अच्छी तरह से पता है कि जो चीज़ मुझे एक बार पसंद आ जाए मैं उसे पाकर ही रहता हूँ। जब तक वो चीज़ मुझे ना मिल जाए मैं शांत नहीं बैठूंगा। और यहाँ तो फिर भी कोई चीज़ नहीं बल्कि जीतती जागती इंसान है। तुम्हारी बहन, तुम्हारी प्रिंसेस मुझे बहुत पसंद आ गई है प्रमित, और मैं जब उसे प्यार करने लगा हम तो कोई चांस नहीं है कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारी बहन का पीछा करने छोड़ दूं। उसने इतना ही कहा था कि उसकी मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ा। क्योंकि आहिर प्रमीत से बात कर रहा था इसलिए उसका किसी और पर कोई ध्यान ही नहीं था। वो लड़खड़ा कर पीछे हट गया। वो गिरने वाला था, उससे पहले उसकी टीम मेंबर ने उसे पकड़ लिया। उसने गुस्से से सामने देखा तो उसे निया के पास खड़े लड़के ने मारा था। नियति तो इस वक्त उसे गुस्से से घूर रही थी, जैसे वो अभी उसे मार डालेगी। उसे पंच प्रखर ने मारा था। उसके आसपास का ऑरा भयानक हो गया था। उसकी आंखें सुनहरी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी आहिर को यहीं पर फाड़कर उसका खून कर देगा। उसके अंदर का जानवर जैसे जाग रहा था। इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई उसके सामने ही उसकी बीबी के बारे में ऐसी बातें करने की। एक बार के लिए तो आहिर भी डर गया। वो एक शाही परिवार से था। उनकी फैमिली सालों से रूल करता आया था। बचपन से उसने हर तरह की ट्रेनिंग ली हुई थी, पर आज तक कभी भी उसे डर नहीं लगा था। ना ही ऐसा फील हुआ था जैसे इस वक्त उसे प्रखर के सामने फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खूंखार जानवर उसे घूर रहा हो। तभी प्रखर की कोल्ड आवाज उसकी कानों में पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की भी तुम मेरी होने वाली बीबी को कभी हासिल कर सकते हो आहिर रंधावा। प्रखर अपनी बनी पर मैं किसी की नज़र तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और यहाँ तो ये आहिर रंधावा सामने खड़ा उसकी बीबी को प्यार करने की बातें कर रहा है। वो फिर से आहिर को मारने के लिए आगे बढ़ता और कुछ करता उससे पहले ही नियति ने उसकी हाथ को पकड़ लिया। वो जानती थी अगर उसके हब्बी यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गौर फिर उन्हें काबू में लाना मुश्किल हो जाएगा। नियति की टच से प्रखर, जो गुस्से से उबल रहा था, थोड़ा शांत हो गया। उसने नियति को सुनहरी और गुस्से से लाल हो चुकी आंखों से देखा तो नियति ने उसे आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया और आहिर को देखकर ठंडी मगर सर्द आवाज में बोली, अपना ये बेहेम आपने पास रखो मिस्टर रंधावा, वरना पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इतना कहकर वो वहां से कियान और प्रखर के साथ जाने को हुई तो आहिर आपने होंठ के कोने से खून पूछते हुए प्रखर को घूरते हुए बोला, वो तो टाइम बताएगा कि कौन किसकी है, और क्या पता बाद में किसी को मुझसे प्यार हो भी जाए। उसकी बात सुनकर प्रखर फिर से गुस्से से फटने वाला था, पर नियति उसे और कियान को लेकर आगे बढ़ गई। उसे इस पागल इंसान से और कोई बात नहीं करनी थी। उनके पीछे पीछे बाकी सब भी चले गए। सिर्फ प्रमित इस वक्त आहिर के सामने खड़ा था। उसे अच्छी तरह से पता था कि उसका ये दोस्त कितना जिद्दी है। इसी तरह की एक जिद की वजह से ही तो उनकी दोस्ती टूटी थी, वरना पहले तो उनकी दोस्ती सगे भाई से भी बढ़कर थी। उसने बिना भाग के आहिर को देखा और बोला, जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की ख्वाब मत देखो आहिर, वरना बर्बाद हो जाओगे। मेरी बहन से दूर रहो, वो किसी और की है जो अभी अभी तुम्हें पंच ट्रीटमेंट देकर गया है।
तुम उसे कभी नहीं पा सकते, इसलिए अच्छा होगा तुम मेरी बहन के बारे में पूरी तरह से भूल जाओ। अपनी इस बकवास दिमाग से मेरी बहन को बाहर निकाल दो। अगर तुम फिर भी उसके पीछे पड़े रहे तो उसका मंगेतर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो बस आहिर को समझ सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। बाकी यह लड़का समझता है या नहीं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। उसकी बात सुनकर आहिर बोला, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो प्रमित की को मैं ठान लेता हूँ करके ही रहता हूँ। मुझे सालों बाद फिर से प्यार हुआ है और मैं अपनी प्यार को इस बार खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। चाहे सामने कोई भी खड़ा क्यों ना हो, वो तू ही क्यों ना हो, मैं इस बार अपने प्यार को हासिल करके ही रहूंगा। तो फिर अब मैं तुझे कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरी बहन कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसे तू अप्रोच भी कर सके। वो बाकी लड़कियों से अलग है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती है। वो खुद के साथ साथ दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकती है। उसकी बात सुनकर आहिर पागलों की तरह हंसते हुए बोला, उसकी यही अदा तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी किंग की जरूरत नहीं पड़ती है। वो खुद ही क्वीन है। वो खुद के साथ दूसरों की रियासत को भी प्रोटेक्ट कर सकती है। तू जो सोच रहा है वो कभी नहीं होगा। मेरी बहन और उसका होने वाला पति दोनों ही आग हैं। एक को कुछ हुआ तो दूसरा दुनिया को तबाह कर देगा। इतना कहकर वो भी वहां से चला गया। प्रमित के जाने के बाद आहिर ने मुड़कर उन्हें जाते हुए देखा और वहां से अपने टीम मेंबर के साथ अंदर चला गया। मुझे तो लगता है मिस निया बहुत पावरफुल है, तो जिससे वो शादी करने वाली है वो भी बहुत पावरफुल होगा। तुम उसके पीछे जाना छोड़ दो। तुम्हारी तो सगाई भी हो चुकी है ना उस पागल लड़की नोरा के साथ जो तुम्हारे पीछे चिंगम की तरह चिपकी हुई है। आहिर का एक टीम मेंबर बोला। तो आहिर ने उसे गुस्से से घूर कर देखा तो सब एक साथ चुप हो गए। वही नोरा थोड़ी दूरी पर चुपकर ये सब देख और सुन रही थी। गुस्से से उसके हाथों की मुठियां कसी हुई थी, पर प्रमित के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो नहीं चाहती थी कि पुरानी बातें फिर से बाहर आए और उसकी राज सबके सामने खुल जाए। इसलिए प्रमित और आहिर दोनों एक दूसरे से जितना दूर रहीं उतना ही अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मेंशन में रूही अपनी रूम में गुस्से से बैठी हुई थी। उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था अगर यहाँ नियति होती तो सारा गुस्सा उस पर निकाल देती, पर यह सिर्फ उसके सपनों में ही हो सकता था। उसने फोन को गुस्से से बेड पर फेंक दिया। अब वो और नियति की तारीफ और इतने लड़कों की क्रश बनते हुए नहीं देखना चाहती थी। नेहा भी उसके पास बैठी थी, वह भी गुस्से में थी। वह सभी जलन हो रही थी। तभी उसकी रूम का डोर ओपन हुआ और अर्जित अंदर आया। अर्जित को देखकर दोनों ने अपने भाव बदल लिया। अर्जित जाकर रूही के पास बैठ गया। रूही की आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। अर्जित उसकी सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, प्रिंसेस क्या तुम उदास हो या फिर गुस्सा हो क्योंकि डैड और मोम ने तुम्हें डांट दिया? उसकी बात सुनकर रूही ने मुझे आंसू भरी आंखों से देखा और बोली, भाई आज पहली बार मोम ने मुझे इस तरह से बात की। उन्होंने पहले कभी भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की थी। अर्जित भी रूही की फीलिंग्स को समझ रहा था, फिर भी वो बोला, मुझे पता है प्रिंसेस, मोम डैड ने डांटा इसलिए तुम गुस्सा होगी, पर नियति हमारी छोटी बहन है। चाहे कुछ भी हो हमें उसकी साइड लेनी चाहिए, ना कि दूसरे इंसान की जिसे हम जानते भी नहीं हैं। मोम डैड की इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने की नहीं होगी, पर हमारी है गलतियां की वजह से यदि हमसे इतनी दूर हो चुकी है। मोम डैड बस उसे खुद से और दूर होते नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि तुम नियति के खिलाफ कुछ भी कहो, जिस वजह से तुम्हारी और नियति के बीच में बाद में फिर से झगड़ा हो। तुम्हारी गलतफहमी की वजह से हम सब बचपन में नियति से दूर हो गए। वो तुम्हें हट ना कर सके इसलिए हम सब ने नियति को यहाँ से हॉस्टल में भेज दिया। तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए हम पहले भी हमेशा उससे दूर रहते थे। चाहे मोम हो डैड, भाई या मैं, कभी तुम्हारे आगे हमने नियति को प्यार नहीं दिया और ना ही कभी उसे पैम्पर किया, जबकि वो हमारी छोटी बहन थी। बचपन में वो हमारे पीछे पीछे भाई डी कहकर भागती थी, पर आज वो हमसे कितनी नफरत करती है। देखो, हम सब ने उसे बिना गलती के हॉस्टल भेज दिया, जिस वजह से उसकी नफरत हम सब के लिए और भी बढ़ गई। और अब जब मोम डैड उसकी नफरत को कम करना चाहते हैं, मुझे लगता है अब हम भी उनका साथ देना चाहिए। तुम उसके बारे में आगे से कुछ गलत मत कहना। क्या तुम समझ रही हो मैं जो कह रहा हूँ? अर्जित ने उसकी बाल को प्यार से सहलाते हुए पूछा। तो रूही ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, मैं समझ रही हूँ भाई, मैं भी आज कुछ नहीं बोलती। बस मुझे उस लड़की पर दया आ गई कि कैसे वो पूरे दुनिया के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगेगी, उसकी इज्जत का क्या होगा, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं बोल गई। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी भाई। भले ही वो ये बात कह रही थी, पर इस वक्त उसके दिल में तो गुस्से और नफरत की आग लगी हुई थी। जब से ये लड़की आई है एक एक करके सब कुछ उससे छिनती जा रही है।
पहले उसने उसके डैड को छीना, फिर अमृत भाई, फिर मोम और अर्जित भाई। सबको डे से नियति ने बिना कुछ कहे ही आपने साइड कर लिया था। हर कोई उसके लिए बोलने लगा था। अब अर्जित भाई भी उस नियति के लिए बोल रहे हैं। उसे तो लगा था उसका अर्जित भाई यहाँ वो कैसी है, ठीक है या नहीं देखने आया था, पर वो तो यहाँ उसे उसके डैड और मोम की तरह ही नियति के खिलाफ कुछ ना कहने के लिए बोलने आया था। ठीक है, अब तुम आराम करो, रोना मत फिर से, अर्जित उसकी माथे पर किस करके बोला और नेहा को भी बाहर चलने के लिए बोला। वो चाहता था रूही टेस्ट करे। नेहा भी रूही को कुछ इशारा करके उसके साथ बाहर चली गई। उनके जाते ही रूही गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, नहीं नहीं नियति, तुम ऐसे मुझसे मेरा सब कुछ नहीं छीन सकती हो। बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हें सबकी जिंदगी से दूर किया था, तो फिर तुम यहाँ वापस क्यों आए नियति, क्यों? तुम्हें तो वापस आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें हमेशा के लिए वहीं बाहर भिखारी की तरह रहना चाहिए था। तो तुम इतना सक्सेसफुल कैसे हो सकती हो? क्यों सब बस तुम्हें ही पसंद करते हैं? प्रखर जी, जिन्हें मैं पसंद करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, वो भी तुम्हें ही पसंद करते हैं। और तुमने तो घर वालों को भी मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। बचपन में भी तुम मेरे नीचे ही रहती थी, सब मुझसे प्यार करते थे और तुम चुप रहती थी। अब भी तुम्हें वैसे ही चुप रहना चाहिए था, पर तुमने आते ही सब कुछ छीन लिया और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब कुछ सिर्फ मेरा होना चाहिए था। प्रखर जी को भी मेरा होना चाहिए था, पर तुम फिक्र मत करो, देखो मैं क्या करती हूँ। मैं बचपन की तरह इस बार भी तुम्हें सबकी नज़रों में नीचे गिरा दूंगी। फिर मेरे डैड, मोम भाई सब पहले की तरह तुम्हें छोड़कर सिर्फ मुझे प्यार करेंगे। ये कहते हुए उसकी आंखों में नियति के लिए नफरत झलक रही थी। उसके दिमाग में क्या शैतानी आइडिया चल रहा था ये तो वही जाने। बचपन से ही वो बहुत ऑब्सेस्ड टाइप लड़की थी। वो अपने लिए प्यार को शेयर नहीं कर सकती थी। जब नियति पैदा हुई और उसके डैड नियति को प्यार से गोद में लेते थे, तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। मन करता था नियति को फेंक दे। जैसे से नियति 1 साल की हुई, उसकी नफरत नियति के लिए और भी बढ़ती गई। एक 4 साल की बच्ची एक छोटी 1 साल की बच्ची से किस हद तक नफरत कर सकती है कि वो तभी से ही उसे घर से बाहर करने की प्लानिंग करने लगे और सबकी नज़रों में उसे बुरा बनाकर खुद को मासूम दिखाए। ये तो सोचने की बात थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि घर में कोई भी नियति को ज्यादा प्यार करे। वो इस फैमिली की अपनी मोम, डैड, भाई सबकी इकलौती प्रिंसेस बनना चाहती थी। अगर नियति के बदले एक लड़का होता तो शायद उसकी नफरत इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि एक लड़का उसकी इकलौती प्रिंसेस की टैग को नहीं छीन सकता था। वो बस अपनी सौतेली बहन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी जो उसके डैड की बेटी हो और मोम डैड की प्यार की हिस्सा उसे मिले। वहीं दूसरी तरफ आहिर इस वक्त अपने पर्सनल रूम में बैठा हुआ था। उसके सामने उसका असिस्टेंट धीरज खड़ा था। उसने फाइल टेबल पर रखा और बोला, हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, वो लड़की मिस्टर भारद्वाज की बहन है। उसकी बात सुनकर आहिर की आंखें छोटी हो गई और वो गुस्से से बोला, जस्ट शट अप, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा ना कि प्रमित की कोई बहन नहीं है। उसका 2 भाई हैं, अरहान और अरमान को उसके साथ आज यहाँ थे। हम सालों तक बेस्ट फ्रेंड्स थे। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि प्रमित की कोई बहन है या नहीं? और अगर तुम अभी ये बकवास करने वाले हो कि मेरी क्यूटी पाई रंजन अंकल या फिर केशव अंकल की नाजायज बेटी है, तो फिर तुम रहने दो, ये बकवास मेरे सामने मत करना। मुझे पता है कि वो सब तब एक बेटी पाने के लिए डेस्परेट थे। अंकल आंटी सब एक बेटी चाहते थे, पर इतना भी डेस्परेट नहीं थे कि बेटी के लिए घटिया काम करे। रंजन अंकल और केशव अंकल को मैं जितना जानता हूँ, वो आंटी के लिए बहुत पॉजेसिव हैं और बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ये तो नहीं हो सकता है। जरूर उन्होंने मेरी क्यूटी पाई को गोद लिया होगा। हाँ, यही हुआ होगा, है ना? आहिर ने धीरज को देखा जो हैरानी से उसे ही देख रहा था। क्या हुआ? तुम ऐसे बेवकूफ़ों की तरह मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मुझे घूर घूर कर प्रेग्नेंट कर देना चाहते हो? उसकी बात सुनकर धीरज हैरानी से बाहर आया और मन ही मन बोला, अरे पागल गधा इंसान, आप मुझे कुछ बोलने दोगे तब जाकर मैं कुछ बोलूंगा ना। ये सब वो सिर्फ मन में ही बोल सकता था, मुंह पर बोलने की तो उसमें हिम्मत नहीं थी। वो हड़बड़ा कर बोला, बॉस आप किसी बात कर रहे हो? मैं एक लड़का हूँ, आप भी एक लड़के हो, मैं आपको प्रेग्नेंट कैसे सकता हूँ? मैं तो बस चुप था क्योंकि आप बोल रहे थे। अब जाकर आहिर को रियलाइज हुआ कि उसने गुस्से और फ्लो में क्या कह दिया। वो अपनी घमंड को बरकरार रखते हुए बोला, तो अब बोलो क्या बोल रहे थे इडियट? धीरज का तो सिर पीटने का मन कर रहा था। उसे कैसा सन की बॉस मिला है, पता नहीं उसका भाग्य इतना खराब क्यों है। वो बोला, बॉस वो मेम तो मिस्टर प्रमित की बुआ की बेटी है, जो उन्हें 3 साल पहले मिली थी।
आपको पता होगा शायद भारद्वाज फैमिली ने कुछ रीजन की वजह से अपनी बेटी मतलब मिस्टर प्रमित की बुआ से सारे रिश्ते तोड़ दिया था और मिस निया उनकी बेटी है और उनकी पूरा नाम नियति शेखावत है। बचपन से ही वो हॉस्टल में रही है क्योंकि शेखावत फैमिली में कोई उन्हें पसंद नहीं करता था, यहाँ तक कि मिस्टर प्रमित की बुआ मिसेस शेखावत और मिस्टर शेखावत भी नहीं। मिस्टर शेखावत की ऑलरेडी 2 बेटे और 1 बेटी थी। मिस्टर प्रमित की बुआ जी उनकी सेकंड वाइफ हैं और उनकी और मिस्टर शेखावत की बेटी हैं मिस नियति शेखावत। जब वो 5 साल की थी तब से ही उन्हें हॉस्टल में डाल दिया था, वो भी एक नॉर्मल स्कूल में उनका एडमिशन करवा दिया गया था और वो हॉस्टल भी अच्छा नहीं था। मिस नियति वहाँ अपनी दोनों दोस्त मिस खुशी और मिस सुमन के साथ रहती थी। मिस खुशी एक गरीब फैमिली से है, उनकी माँ, बाबा और एक बड़ी बहन है और मिस सुमन तो ऑफान है। आपको पता जय जिस वजह से नोरा मैम ने उनका मजाक बनाया था, उन दोनों ने भी स्कॉलरशिप पर स्कूल ज्वाइन किया था। भले ही स्कूल अच्छा नहीं था पर मिस नियति हमेशा टॉप करती थी और मिस खुशी और मिस सुमन भी टॉप स्टूडेंट थी, जिस वजह से हर साल उनका स्कॉलरशिप 1 साल और एक्सटेंड हो जाता था। और फिर उनका फैशन ब्रांड है जो उन्होंने 3 साल पहले उन्होंने ओपन किया था, उसमें मिस खुशी और मिस सुमन को भी मिस नियति ने कुछ शेयर दिया है। अभी तो उनके पास पैसों की कमी नहीं है, तीनों अभी भी साथ में ही रहते हैं और अभी तो एंट्रेंस एग्जाम में मिस नियति ने पूरे देश में टॉप किया है और बाकी की इन्फॉर्मेशन किसी ने हाइड कर दिया है। हो सकता है ये भारद्वाज फैमिली का काम हो। मेरी क्यूटी पाई तो बहुत टैलेंटेड है, तो उसकी मंगेतर का क्या, उसके बारे में कुछ पता चला कि वो इंसान कौन है? आहिर ने पूछा तो धीरज बोला, नहीं बॉस, उनकी मंगेतर के बारे में नहीं पता चला, बस इतना पता चला कि कुछ दिन पहले ही जब वो 18 साल की हुई उसी दिन उन्होंने सगाई कर लिया और आज उनके पीछे भारद्वाज फैमिली और शेखावत फैमिली के लोगों के साथ जो बाकी लोग खड़े थे वो सब रायजादा फैमिली और मित्तल फैमिली से थे। उसकी बात सुनकर आहिर की भौहें सिकुड़ गई। रायजादा फैमिली और मित्तल फैमिली भी उनकी फैमिली की तरह शाही परिवार से थे और अभी रायजादा फैमिली का बेटा प्रखर रायजादा दुनिया का सबसे रिच इंसान था। पर वो सब मेरी क्यूटी पाई के पीछे क्यों खड़े थे? क्या तुम्हें पता है कि उनके बीच क्या रिलेशन है? आहिर ने पूछा तो धीरज ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं पता बोस, हो सकता है वो उनके दोस्त हो या जान पहचान हो। मिस नियति इतनी बड़ी रेसर हैं, वो लोग उनके फैन भी हो सकते हैं और शायद किसी तरह से उन्हें मिले हो। आहिर ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं, उनका रिलेशन इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि जब मैं मेरी क्यूटी पाई को देख रहा था और गलती से मास्क उतार दिया तो वो सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मर्डर कर देंगे। पता करो उनके बीच क्या रिश्ता है। धीरज ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से बाहर चला गया। तभी नोरा उसके रूम में आए तो आहिर का चेहरा सर्द हो गया। नोरा आकर उसके पास बैठ गई और बोली, आहिर क्या तुम मुझसे नाराज हो? देखो मैं बस गुस्सा हो गई थी, पर तुम नाराज मत होना। वैसे मोम ने और आंटी ने मुझे कॉल किया था क्योंकि तुम कॉल नहीं उठा रहे थे। परसों दोनों फैमिली डिनर है, उन्हें कुछ अनाउंस करना है, उन्होंने हम दोनों को जल्दी वापस जाने के लिए बोला है। इतना कहकर जैसे ही वो आहिर की हाथ पर हाथ रखने वाली थी, आहिर ने गुस्से से उसे घूर कर देखा, जिस वजह से नोरा कांप गई और अपनी हाथ को पीछे खींच लिया और बोली, मुझे पता है तुम प्रमित को देखकर इस वक्त डिस्टर्बड हो। मैं समझ सकती हूँ उन्होंने कृति और स्नेहल के साथ जो किया उस वजह से तुम अभी भी उससे नफरत करते हो। वो सब भूलना भी तो इतना आसान नहीं है। आखिरकार कभी वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, पर क्या पता था कि वो इतना घटिया होगा। उसने इतना ही कहा था कि आहिर ने गुस्से से कॉफी टेबल पर लात मार दिया और लाल आंखों से उसे देखते हुए बोला, बस वो घटिया है तो तुम्हें इससे क्या? क्या मैंने तुम्हें कहा यहाँ आकर बकवास करने के लिए? तुम अपनी औकात में रहो तो ही अच्छा होगा। नोरा जोशी, में चुप हूँ तो अपनी हद मत भूलो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। नोरा गुस्से से अपना दांत पीसते हुए बोली, ऐसे कैसे चुप रहूं आहिर? तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है। अगर तुम प्रमित के करीब जाते रहे तो सब बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। वहीं नियति के विला में इस वक्त सब पैकिंग कर रहे थे वापस जाने के लिए। प्रखर के रूम में प्रखर नियति को गोद में लिए बैठा हुआ था, उसे शांत करवा रहा था। उसने नियति को बेड पर सुला दिया क्योंकि नियति उसकी गोद में ही सो गई थी। वो वहां से बालकनी में चला गया और एक सिगरेट निकालकर स्मोक करने लगा। वैसे तो वो स्मोक नहीं मरता था जब तक कि वो बहुत परेशान या गुस्से में ना हो। उसका दिल भी इस वक्त बेचैन था, वो अब और वेट नहीं कर सकता था। वो जल्दी से नियति को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता था। नियति उसकी दुनिया थी, वो उसे किसी भी कीमत कर नहीं खो सकता था।
वो नियति को पूरी तरह से पाना चाहता था। वो फिर से नियति और अपने बच्चे को नियति के अंदर फील करना चाहता था। वो स्मोक करके अंदर आ गया और नियति के पास जाकर उसे गले लगा लिया। वो एकटक नियति की चेहरे को देख रहा था। उसे ये चेहरा दुनिया की सबसे खूबसूरत चेहरा लग रहा था। वो ऐसे ही नियति को देखते हुए पूरी जिंदगी बिता सकता था। उसने नियति की माथे पर प्यार से किस किया और टाइटली उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे बहुत सुकून मिल रहा था नियति को अपनी बाहों में भरकर। वहीं प्रमित के रूम में प्रमित बैठकर अपने सिर पर दोनों उंगली रखकर मसल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर समझा या नहीं। भले ही उनकी दोस्ती टूट गई थी, दुश्मनी में बदल गई थी, पर अगर आखिर उसकी प्रिंसेस के पीछे पड़ा रहा तो वो उसे अपनी प्रिंसेस और प्रखर दोनों से नहीं बचा सकता था। उसने आंखें बंद किया तो उसकी आंखों के सामने एक लड़की का मासूम चेहरा आ गया। उसने आंखें खोल दिया। आहिर और उसके बीच जो गलतफहमी थी शायद वो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। प्रमित ने गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए बोला, आहिर रंधावा, चाहे कुछ भी हो, अगर तूने मेरी बहन की तरफ आंख भी उठाया तो इस बार मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त थे। मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मार दूंगा। उसने सामने देखा तो वहां प्राची खड़ी थी। इस वक्त वो क्यूट लग रही थी। वो अभी अभी आई थी। उसने प्रमित की बातें नहीं सुना था। उसे देखकर प्रमित शांत हो गया। कॉम हियर, प्रमित ने कोल्ड आवाज में कहा, क्योंकि प्राची खड़ी होकर बस उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। प्राची उसकी आवाज सुनकर होश में आए वो तो प्रमित को देख मार उसकी चाम में ही खो गई थी। इस वक्त प्रमित के शर्ट का 2 बॉटम खुला था जिससे उसका मस्कुलर बॉडी साफ दिखाई दे रहा था और माथे बिखरे हुए बालों में वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। प्राची की तो नजर ही नहीं हट रही थी। प्राची प्रमित के पास चली गई तो प्रमित ने उसे खींचकर अपने गोद में बैठा लिया। प्राची की लिप्स प्रमित के गाल पर टच हो रहा था। प्रमित को तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सोफे पर सिर टिका दिया और प्राची को कुछ पल ऐसे ही उसके पास बैठने के लिए बोला। प्राची को लग रहा था प्रमित जरूर किसी टेंशन में है। प्राची प्रमित के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। प्रमित ने उसे देखा और उसे गले से लगा लिया। उसकी बॉडी की खुशबू से प्रमित धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसने प्राची को देखा तो प्यार से उसके सर को सहला रही थी। क्या होगा अगर कभी प्राची को मेरे पास्ट के बारे में पता चला तो? उसने मन ही मन सोचा। नहीं, मैं पास्ट को अपनी प्रेजेंट को मैं नहीं आने दूंगा ताकि प्राची को कोई तकलीफ ना हो। उसकी आंखें कोल्ड हो गई थी। क्या हुआ? आप किस सोच में गुम है प्रमित जी? जब से आप उस लफके से मिले हैं जो पागलों की तरह भाई के सामने ही भाभी को प्यार करने की बात कर रहा था। हाँ, क्या नाम है उसका? हाँ, आहिर रंधावा। वो आपका दोस्त है शायद। वहां से आकर आप बहुत एब्सेंट माइंडेड लग रहे हैं और मुझसे आपने कार में बात भी नहीं की, जबकि मैंने कितनी बार आपसे बात करने की कोशिश की। क्या हो रहा है? मेरे अलावा कहीं आप किसी और लड़की के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना? कोई और आपकी जिंदगी में तो नहीं है ना जो आप इतने परेशान लग रहे हैं? मैं कह देती हूँ, मेरे अलावा आपकी जिंदगी में तो क्या आपके ख्वाब में, आपके दिलो दिमाग में भी कोई नहीं आना चाहिए। उसकी बात सुनकर प्रमित के दिमाग में एक लड़की का चेहरा आ गया जो कह रही थी, प्रमित, आप मेरे अलावा किसी भी लड़की के बारे में नहीं सोच सकते हैं, ओके? ना ही मेरे अलावा कोई आपकी जिंदगी में आ सकती है। आपकी जहन में सिर्फ मेरी ख्याल होना चाहिए। प्रमीत ने आंखें खोला। उसकी आंखों में क्या था ये पता नहीं चल रहा था। उसने प्राची को गले से लगा लिया और तिरछी स्माइल करके बोला, अगर तुम्हारे अलावा कोई मेरी जिंदगी में आई तो तुम क्या करोगी जान? उसकी बात सुनकर प्राची ने आंखें छोटी करके उसे घूरा और बोली, इसका क्या मतलब है? कहीं सच में मेरे अलावा आपके जिंदगी में तो कोई नहीं थी ना? या फिर अभी है? मैं सच बता रही हूँ, अगर ऐसा हुआ तो आपकी सिर फोड़ दूंगी। मुझे आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। आप सिर्फ मेरे हो, समझे? और अगर आपकी जिंदगी में कोई पहले होगी तो मैं उस लड़की को मार मार कर उसकी भर्ता बना दूंगी। उसके सारे बाल काट कर उसे पूरी तरह से टकली कर दूंगी, फिर गंजी होकर घूमेगी। मुझे भी देखना है उसके बाद आप उसे किस तरह से प्यार करते हो। मैं आपको भी टकला कर दूंगी। उसकी पलकें आंसुओं से भीगी हुई थी। डे से अगर प्रमित उसे बोलेगा कि उसकी लाइफ में कोई और थी या फिर है तो वो यहीं पर रो देगी। प्रमित को हंसी आ गई। वो उसकी गाल को सहलाते हुए बोला, डोंट वरी जान, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, ना ही आगे तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई आएगी। उसकी बात सुनकर प्राची की होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो प्रमित के गले से लग गई। वो तो बस प्रमित को चिढ़ा रही थी क्योंकि उसे भी पता था कि उसके प्रमित जी की जिंदगी में कोई नहीं है। उसने कभी न्यूज़ में भी नहीं सुना था, ना ही मैगजीन में। जितनी बार भी प्रमित के बारे में आता था वहां पर कहीं भी किसी लड़की का जिक्र था।
क्या तुमने पैकिंग कर लिया? प्रमित ने प्यार से उसकी बालों को सहलाते हुए पूछा। तो प्राची हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ मैंने तो पैकिंग कर लिया, वैसे भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी। मुझे पता था हम जल्द ही वापस चले जाएंगे, क्योंकि अगर भाभी नहीं भी कहेगी जाने के लिए तो भी भाई यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे और नहीं किसी और को यहाँ पर ज़्यादा दिन रुकने देंगे। क्या आपके सभी पैकिंग हो गई या फिर मैं आपकी पैकिंग कर दूँ? प्राची की बात सुनकर प्रमित उसकी बालों को सहलाते हुए बोला, नहीं बच्चा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरे लिए ऑलरेडी सब कुछ था। मैं जब भी किसी केस के सिलसिले में या बिजनेस मीटिंग के लिए फ्रांस आता हूँ तो मैं यहीं पर रुकता हूँ, तो यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ था पहले से। उसकी बात सुनकर प्राची अपने सिर पर हाथ मारकर बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि यहाँ तो आपके लिए सब कुछ होगा। अब तो लगेज भी नहीं लाए थे तो फिर क्या पैकिंग करना? मेरी जान तो बहुत जल्दी समझ गई, प्रमित हंसते हुए बोला। वही बाकी सब ने भी पैकिंग कर लिया था। उन्हें 2 घंटे बाद इंडिया के लिए निकलना था। सब हाल में बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। करण तो खुशी के पीछे पीछे वो जहां जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो तो खुशी के पीछे ही चिपक गया है। करण को तो उसे चिढ़ते हुए देखकर और भी मजा आ रहा था, इसलिए वो अपने हरकतों से खुशी को और भी ज्यादा चिढ़ा रहा था। वही जय का भी यही हाल था। वो भी इस वक्त सुमन के पास बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। वही सुमन के कान में दो दर्द होने लगा था जय की बक बक सुन करके। वो जल्दी वहां से उठकर अपने रूम में चली गई। उसने डोर को जोर से बंद कर दिया। जय जो उसके पीछे पीछे भागते हुए आया था वो बाहर ही रह गया। क्या उसने कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया सुमन को जो वो इस तरह से गुस्सा होकर चली गई? क्या सच में सुमन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है? अगर ऐसा है तो वो उससे दूर रहने की कोशिश करेगा। उसने डोर को नॉक किया और बोला, परेशान मत हो, मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ, तुम आराम से रेस्ट करो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वही अंदर सुमन अपनी घुटनों में सिर छुपाए रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इन 2 दिनों में जय उसका ख्याल रख रहा था, उसके क्लोज आ रहा था, उसने खाना खाया या नहीं सब कुछ बार बार पूछ रहा था जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो। सुमन को भी जय अब अच्छा लगने लगा था, पर उनका रिश्ता पॉसिबल ही नहीं था। जय उसकी बेस्ट फ्रेंड का भाई था और वो एक अनाथ जिसके आगे पीछे कोई नहीं था सिर्फ उसकी दोस्तों को छोड़कर। भले ही अगर वो जय से प्यार करेगी तो नियति कुछ नहीं कहेगी, खुश होगी, पर उनकी फैमिली का क्या वो एक अनाथ लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे? नियति के चाचा चाची भी तो उसके मॉम डैड की तरह ही हैं। उसे जैसी लड़की को कोई कैसे प्यार कर सकता है? अगर इस रिश्ते की वजह से उसकी और नियति की दोस्ती में प्रॉब्लम हुई तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। जब से वो नीयू के साथ रहकर पावरफुल बनी थी तब से वो अपनी फैमिली को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर अब तक उसे अपनी फैमिली का कोई पता नहीं चला था। इतनी पावर होने के बावजूद, मदद के बावजूद अभी तक उसे अपनी फैमिली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था। वो बस एक बार उनसे मिलना चाहती थी, उनसे पूछना चाहती थी कि क्यों उन लोगों ने उसे कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया। क्या वो एक लड़की थी सिर्फ इसलिए वो लोग उसे नहीं चाहते थे, या फिर उनकी कोई और मजबूरी थी जिस वजह से उन्हें उसे छोड़ना पड़ा? 2 घंटे कब बीत गए किसी को पता नहीं चला। सब अपने अपने लगेज लिए हाल में खड़े थे। उन्होंने यहाँ पर एक एक लगेज रख दिया था, क्योंकि नियति ने उन्हें कहा था कि वो जब चाहे यहाँ पर वेकेशन मनाने के लिए बाद में आ सकते हैं, यहाँ पर स्टाफ हर वक्त रहते हैं। प्रखर नियति की हाथ पकड़कर बाहर आया किया। इस वक्त उसके गोद में था क्योंकि वो सो गया था थोड़ी देर पहले। अगर वो जाग रहा होता तो यहाँ शांति तो बिल्कुल भी नहीं होती। वो किसी न किसी को गुस्से से घर रहा होता जो भी उसकी मम्मी के पास आने की कोशिश करता। सारिका प्रखर और नियति को देख रही थी। दोनों कितने ज्यादा करीब थे ये देखकर गुस्से से सारिका की मुठिया कस गई थी। क्यों हर कोई इस लड़की के पीछे क्यों पागल हुए जा रहा है? इसके पीछे पहले से ही प्रखर जी पागल है, और अब आहिर रंधावा फैमिली का बड़ा बेटा और होने वाला हाया। उसे रंधावा फैमिली के बारे में अच्छी तरह से पता था, क्योंकि रंधावा फैमिली भी रायजादा फैमिली और मित्तल फैमिली की तरह ही एक रॉयल फैमिली थी जिनकी बिजनेस कई देशों में फैला हुआ था। और आज जिस तरह से आहिर रंधावा ने नियति को अप्रोच करने का ट्राई किया, ये देखकर सारिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। पता नहीं हर आउटस्टैंडिंग इंसान को इस लड़की में ही क्यों इंटरेस्ट होता है। उसने अपने गुस्से को शांत किया और बाकी सबके साथ चली गई। रोहित जल्दी से उनके पास आया और बोला, बॉस, इंडिया में मेरी बात हुई थी, हमने बहुत जल्दी जाने को डिसाइड किया, इसलिए शायद जेट वहां लैंड नहीं हो सकता, क्योंकि उसी वक्त और भी प्लेन और जेट को परमिट मिला है।
उन लोगों ने कहा है कि वो जितनी जल्दी हो सके हमें इन्फॉर्म करेंगे, वो किसी और जेट को लैंड करने से रोक देंगे, कह देंगे। उसके बाद सुनकर नियति बिना भाव के बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जेट एयरपोर्ट पर नहीं मेरी प्राइवेट विला पर लैंड होगी। ओके बॉस, उसने सिर हिला दिया। शेखावत मेंशन के पास ही नियति ने बहुत बड़ा विला लिया था जहां ग्राउंड में आराम से जेट लैंड हो सकता था। वहां पर बहुत जगह थी जिसे नियति ने खरीद लिया था। रोहित ने जल्दी से अपने लोगों को फोन किया और उन्हें मना करने के लिए बोल दिया। दादाजी दादी माँ नियति और प्रखर के साथ चले गए। इतने सालों बाद कहीं बाहर आकर उन्हें भी अच्छा लग रहा था। बाकी सब भी जाकर दोनों जेट में बैठ गए। जेट 5 मिनट में वहां से टेक ऑफ कर गया। सुबह का वक्त शेखावत मेंशन सब हाल में बैठे हुए थे। विपुल जी मैगजीन पढ़ रहे थे और नीरज जी के साथ किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात भी कर रहे थे। अमृत और अर्जित भी बात कर रहे थे। नियति ने तो अर्जित के सारे प्रोजेक्ट छीन लिया था, पर अमृत ने अपने दोस्त से कहकर अर्जित को एक नया प्रोजेक्ट दिया था और उसके लिए कुछ दिन में ही शूटिंग चलने वाला था। वो इसी बारे में अमृत से बात कर रहा था। तभी सरिता जी बोली, लगता है सब वापस आ गए हैं। सबने उनकी तरफ देखा तो सरिता जी बोली, नियति और बाकी सब फ्रांस से वापस आ गए हैं। मैंने सुना था काशवी ने आते वक्त मैसेज किया था झरना को। अभी झरना ने मुझे बताया वो सब 9 घंटे पहले ही निकल गए थे। वो शायद अभी घर पहुंच जाएंगे। उनकी बात सुनकर जो भी सब बात कर रहे थे कुछ पल के लिए खामोश हो गए। विपुल जी और सीखा जी और आपने दोनों भाइयों की चेहरे को देखकर जो खुश लग रहे थे नियति की आने की बात सुनकर, रूही तो गुस्से से तिल मिला उठी। नियति के आने की बात सुनकर अपनी मॉम, डैड और दोनों भाइयों की चेहरे पर खुशी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। उसे याद था जब भी वो किसी स्कूल ट्रिप पर जाती थी और लौट कर आती थी तब उसके घर वाले इसी तरह से खुश हो जाते थे। उसके भाई, मॉम, डैड सब उसके पास बैठे रहते थे और उसकी ट्रिप पर की गई एक्टिविटीज़ के बारे में सुनते थे, चाहे उन्हें कितना भी काम क्यों न पड़ा हो। वो उसकी बात सुनने के लिए सारे काम को अवॉइड कर जाते थे और ये रूही को सबसे अच्छा लगता था। तब वो खुद को एक प्रिंसेस की तरह मानती थी और सच में भी वो अपनी मॉम, डैड और भाइयों की प्रिंसेस थी। पर आज वो खुशी उनकी चेहरे पर उसकी वजह से नहीं बल्कि उसे घटिया लड़की नियति की वजह से आई थी, जो इस वक्त रूही को अंदर तक जला रहा था। क्यों, आखिर क्यों उसके मॉम, डैड और भाई उसे नियति की वापस आने की बात सुनकर इतनी ज्यादा खुश हो रहे हैं, जबकि वो उनकी प्रिंसेस थी। वो तो उनके सामने ही थी पर किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और ना ही उसकी मॉम ने इस बार उसे मनाया क्योंकि वो कल से नाराज थी, जब से सीखा जी और विपुल जी ने उसे नियति के लिए डांटा था। पहले तो जब भी वो नाराज होती थी उसकी मॉम उसे कुछ भी करके 1 घंटे में ही मना लेती थी। तो फिर अब क्या बदल गया है? उसकी मॉम उसे एक बार भी पूछने क्यों नहीं आई कि वो ठीक है या नहीं? क्यों सब कुछ उसकी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है? क्यों अब हर कोई उसे नियति के पीछे पागल हुए जा रहा है? वही नियति के दोनों जेट उसकी पर्सनल विला के फील्ड पर लैंड हो गई थी। सब जेट से बाहर निकलकर अंदर की तरफ चले गए थे। ये विला भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था, बिल्कुल नियति की फ्रांस वाले विला की तरह, बस इसकी इंटीरियर थोड़ी अलग थी। कियान आपने डैड और मम्मी की हाथ को पकड़कर चल रहा था। वो चारों तरफ देखते हुए बोला, मम्मी आपकी यह विला तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो फिर आप उस विला में क्यों रहती हो? वो विला आपकी इस विला से थोड़ी छोटी है और वहाँ मुझे ज्यादा कोई पसंद भी नहीं है। जब हम गए थे तब वो सब डैड और मुझे घूर रहे थे, और तो और वो चुड़ैल आंटी, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो आपकी जगह लेना चाहती थी और डैड से शादी करना चाहती थी। उस दिन उन्होंने लगा डैड और दादा दादी सब उनके लिए शादी का प्रपोजल लेकर आए हैं मम्मी, इसलिए वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टीवी में जो डायन दिखती है ना, उस डायन से भी वो आंटी मुझे ज्यादा बदसूरत लगती हैं। जब वो डैड को देखकर खुश हो रही थी तब तो वह और भी भयानक लग रही थी। उसे देखकर तो आपका बेटा पूरी तरह से डर गया था मम्मी, कियान ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। तो सब हंसने लगे। ये तो सबसे बड़ा मजाक होता। अगर इस छोटे डेविल को किसी से डर लगता होगा तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस शैतान बच्चे को किसी से डर भी लगता होगा। नियति ने कियान के मासूम चेहरे को देखा और बोली, आपको डरने की जरूरत क्या है? आपके पास मम्मी और डैड है ना। प्रखर को और नियति को अच्छी तरह से पता था कि उनके इस नटखट डेविल बेटे को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होगा, ये बस एक्टिंग ही कर रहा है। फिर भी नियति उसकी एक्टिंग में भी उसका साथ दे रही थी। स्वाभिमान हंसते हुए बोला, वाह बेटा वाह, क्या नाटक कर रहे हो तुम्हें और डर लगता है? इस बात पर तो शायद भगवान भी भरोसा ना करे। अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है उसे चुड़ैल से, तो फिर उसे दिन तुम उसे धमकी कैसे दे रहे थे बच्चू?
तुम तो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे धमकाते हुए बोल रहे थे ना कि उसे जैसी चुड़ैल डायन मेकअप से पुती शक्ल वाली लड़की तुम्हारी मम्मी नहीं बन सकती, इसलिए वो तुम्हारे डैड के ऊपर से अपनी नज़र हटा ले। उसकी बात सुनकर कियान ने दांत पीस लिया। उसने स्वाभिमान को घूर कर देखा। स्वाभिमान चाचू को क्या जरूरत थी ये बात अभी कहने की। स्वाभिमान में मुंह बना लिया क्योंकि वो तो हर रोज कियान का ऐसा चेहरा देखने का आदी हो गया था। वही कियान अपनी मम्मी की हाथ पकड़कर मासूमियत से बोला, मम्मी मैंने तो इसलिए उन्हें वार्न किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो चुड़ैल आंटी आपकी और डैड के बीच में आए। वो चुड़ैल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो बस आप दोनों के लिए स्ट्रोंग होकर स्टैंड ले रहा था। प्रखर ने उसे गोद में उठा लिया और बोला, मुझे पता है तुम कितना मासूम हो। थोड़ी देर तक वहां विला देखने के बाद सब गराज में चले गए। अंदर इतने सारे कार्स देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लगभग हर एक महंगी कार्स की कलेक्शन वहां रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कार्स का एग्जीबिशन हो रहा हो। हर एक टॉप मॉडल की कार वहां पर मौजूद था। नियति एक रेसर थी, उसे कार्स ड्राइव करना पसंद था। जब भी वो फ्री होती थी तो रात को लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती थी। उसने लगभग हर एक टॉप मॉडल की कार को कलेक्ट करके सबको मॉडिफाई किया था। कुछ कार्स उसकी एसोसिएशन में भी थे जिसे वो रेस ट्रैक पर यूज करती थी, पर अब वो ज्यादातर टाइम कार्स ड्राइव नहीं कर पाती थी क्योंकि उसे टाइम ही नहीं मिलता था। और अब वो शेखावत मेंशन में भी रह रही थी। वाह भाभी, आपके पास इतनी सारी कार्स की कलेक्शन है, सब न्यू है। स्वाभिमान एक्साइटेड होकर बोला। उसे भी ऐसी कार्स बेहद पसंद था, पर उसके भाई और घर वालों ने तो उसे एक दो कार ही दिया था और बोल दिया था जब तक कॉलेज खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम्हें कार्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी प्रिंसेस के पास और भी अच्छी मॉडिफाइड कार्स हैं जो उसकी एसोसिएशन में पड़ा हुआ है। प्रिंसेस उसे सिर्फ रेस के टाइम ही इस्तेमाल करती है। उसने मुझे उनमें से 5 कार गिफ्ट किया है, वो भी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। कल फिर से कॉलेज जाने वाला हूँ, कल तो मैं उनमें से ही किसी कार में कॉलेज जाऊंगा। सब मेरे कार को देखकर जरूर जलेंगे। जय कल की सपने देखते हुए बोला। तो स्वाभिमान प्रखर के पास जाकर बोला, भाई देखिए भाभी कितनी प्यारी और जेनेरस है, और आप इतने खड़ूस। भाभी ने जय को एक साथ इतनी सारी कार्स गिफ्ट किया है और आपने बस मुझे एक कार गिफ्ट किया था। अभी लेटेस्ट सीरीज की एक स्पोर्ट्स कार लॉन्च हुई है जो मुझे पसंद है, क्या प्लीज आप उसे मुझे गिफ्ट कर सकते हो? आपको भी भाभी की तरह ही जनरस होना चाहिए है ना? स्वभ 8 मन मासूम चेहरे के साथ कहा। तो प्रखर ने उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गया और मन ही मन बड़बड़ाने लगा। उसे कैसे भी करके आपने भाई से वो कार लेना था। वो घर जाकर आज आपने भाई का पीछा नहीं छोड़ेगा, बार बार परेशान करने से जरूर उसका भाई गुस्सा होकर लास्ट को उसे कार दे ही देंगे। रोहित बोला, बॉस मैं यहाँ से कंपनी जा रहा हूँ। रचित ने कॉल किया था, एक मीटिंग है जो उसे करनी थी पर उसे वापस इंडिया आने में और 3 घंटे लेट हो जाएगा। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया तो खुशी बोली, मैं भी ऑफिस चली जाती हूँ, प्रोजेक्ट देख लूंगी, जो न्यू प्रोजेक्ट डिटेल्स सबमिट हैं। तो फिर हम एक ही कार से चलते हैं, रोहित बोला। तो खुशी ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों एक कार की तरफ जाने लगे। तभी करण ने खुशी की हाथ को पकड़ लिया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम इस रोहित के साथ नहीं जाओगी। तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर खुशी ने उसे घूर कर देखा। ये इंसान उसे जरूर एक दिन गुस्से से पागल होने पर मजबूर कर देगा। उसने करण से अपनी हाथ को छुड़ा लिया और गुस्से से बोली, मैं ऑफिस जा रही हूँ, घूमने नहीं जो तुम छोड़ने आओगे। जाओ आपने घर, मुझे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो रोहित के साथ चली गई। रोहित ने उसे देखकर स्माइल किया जो करण को और भी ज्यादा चिढ़ा गया। दोनों एक कार में बैठकर वहां से चले गए। सुमन भी एक कार लेकर चली गई। उसे नियति ने कहा था कॉलेज की एडमिशन फॉर्मेलिटीज को पूरा करने की। प्रमित, अरहान और अरमान भी नियति की एक कार को लेकर चले गए। अगम तो एक एक करके चेक कर रहा था कि कौन सी कार लेकर वो जाए जिसे ड्राइव करते वो सुपर कूल लगेगा। जब उसे एक ब्लू स्पोर्ट्स कार पसंद आ गया तो खुशी से बोला, ये कार मेरे लिए परफेक्ट है, इसे ड्राइव करते हुए मैं और भी कूल और हैंडसम लगूंगा। ठीक है, इसे ले जाओ, नियति ने कहा। तो अगम खुश होकर उसे हक करने वाला था, पर जब उसने प्रखर और कियान की गुस्से भरी आंखों को देखा तो पीछे हट गया। वो दोनों बाप बेटे तो उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी उसे कच्चा चबा जाएंगे गुस्से से। उसने राशि और रुचिका को देखा और बोला, चलो चलते हैं। दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। रुचिका ने एक नज़र संजीत को देखा जो उसे ही प्यार से देख रहा था। संजीत ने आई विंक किया तो रुचिका हड़बड़ा कर कार में बैठ गई।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस खड़ूस इंसान को क्या हुआ है जो ट्रिप जाने के वक्त से बार बार उसकी करीब आ रहे हैं, इतना रोमांटिक हो रहे हैं, किस कर रहे हैं और उसकी इतना ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। संजीत ने उसे जाते देख मुठिया कस ली। अब तक उसकी रुचि मानी नहीं थी, पर उसने भी ठान लिया था वो कुछ भी करके रुचिका को एहसास दिलाकर रहेगा कि वो उसे कितना प्यार करता है। वही राशि तो दूर जाती हुई कार को देख रही थी जिसमें अरहान गया था। वो जल्दी कार में बैठ गई और नियति को बाय बोलकर वो सब भी घर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद संजीत प्राची और सारिका को एक कार में ले गया। सारिका को तो जाने का मन नहीं था, वो प्रखर के साथ जाना चाहती थी, पर वो जानती थी प्रखर और कियान नियति के साथ जाएंगे, वो उसे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। स्वाभिमान ने मासूमियत से अपनी भाभी को एक अच्छा सा कार मांग लिया था, इसलिए वो चूज कर रहा था कि वो कौन सी कार को ले जाए। अब तो उसके पास 3 कार हो जाएंगे। कियान मुंह बनाकर बोला, मेरी मम्मी से कार लेकर आप इतना खुश मत होइए, मैं इसे बड़े होकर आपसे ले लूंगा। मम्मी सिर्फ कियान की हैं और उनकी सारी चीजें भी कियान और उसके होने वाले भाई बदन की हैं। उसकी बात सुनकर स्वाभिमान का तो मुंह ही बन गया। उसे एक रेड स्पोर्ट्स कार पसंद आया तो वो एक्साइटेड होकर उसे ड्राइव करते हुए नियति को थैंक यू के कर चला गया। करण यहाँ से विला जाना चाहता था, वो काशवी को घर छोड़ने वाला था। काशवी नियति के पास आई और बोली, थैंक यू नियति, मुझे भी अपनी ट्रिप का हिस्सा बनाने के लिए और अपनी जीत को देखने का मौका देने के लिए। मुझे लग रहा था तुम गुस्सा होगी तो मैं जाऊंगी तो पता नहीं तुम किस तरह से रिएक्ट करोगी, पर तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा। सच कहूँ तो मेरी कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं जब ट्रांसफ़र होकर आए मुझे लगा रूही और नेहा तो घर की ही लड़की हैं तो उनके साथ मैं अच्छी दोस्ती कर सकती हूँ। और मैंने तुम्हारे बारे में उनसे बहुत गलत सुना था, इसलिए पहले मैंने तुमसे बहुत रूड होकर तुम्हारे बारे में गलत बात की थी। मुझे पता नहीं तुम मुझे माफ़ करेगी या नहीं, पर फिर भी मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। उसकी बात सुनकर नियति बिना भाव के बोली, इट्स ओके, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। दादाजी और दादी माँ ने काशवी की सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, तुम्हें अपनी गलती समझ में आ जाता, तुमने माफ़ी मांग लिया, यही अच्छी बात है। काशवी की आंखों में आंसू था, वो कितनी गलत थी जो वो अपनी ही बहन को बुरा मानती थी। नियति, आई होप अगली बार हम कॉलेज में अच्छी बहन बनकर रह सके। करण ने स्माइल किया और उसे अपने साथ लेकर चला गया। जय, आकाश और आदित्य भी दादाजी और दादी माँ को लेकर एक कार में चले गए। क्योंकि दादाजी और दादी माँ ट्रेवल से थोड़ा थक गए थे, प्रखर, कियान और नियति एक बुलेट प्रूफ कार में चले गए। प्रखर ड्राइव कर रहा था, नियति और कियान फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। वहीं शेखावत मेंशन में सब भले ही कुछ भी काम कर रहे थे, पर उनकी नज़र बार बार डोर की तरफ जा रही थी। तभी डोर की तरफ से आवाज आई तो सबने उस तरफ देखा तो जय, आकाश, आदित्य, दादाजी, दादी माँ अंदर आ रहे थे। विपुल जी, शिखा जी और दोनों भाई की आंखें न्याय को ढूंढ रही थी। तभी उनकी नज़र नियति पर पड़ी जो उनके पीछे हमेशा की तरह अपनी कोल्ड एटीट्यूड और आउटस्टैंडिंग ऑरा के साथ अपनी ब्लैक ओवरकोट के पॉकेट में हाथ डाले अंदर आ रही थी। उसे देखकर सबकी आंखों में चमक आ गई। वहीं रूही की आंखें नफरत से भर गई। टू बी कंटिन्यूड।